और ये बात सही थी कि हमारे संसाधन सीमित थे, उतने संसाधन नहीं थे जितने आज हैं। उस जमाने में बैलों से खेती होती थी, नागौर के बैल प्रसिद्ध थे, ऊँटों से खेती होती थी, कहीं भैंसे भी काम में लिए जाते थे। पर समय और शिक्षा के साथ में जो परिवर्तन आया और किसान पुत्र जब शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने लगे तो निश्चित तौर पे किसानों के परिवारों में भी, खेती में भी परिवर्तन आया। मैं आज ये कह सकता हूँ कि किसान भी 3 प्रकार के हो गए हैं। एक हलदारी किसान है, जो पहले बैलों से खेती करते थे, उन्होंने ट्रैक्टर ले लिए। आज जितनी भी बुआई जुताई की जाती है वो किसान अपने ट्रैक्टर रखता है, चाहे वो लोन पे ले या अपने खुद के पैसे से ले, पर ज़्यादातर उपयोग ट्रैक्टर का हो रहा है और ट्रैक्टर से बुआई जुताई की जा रही है और उसके साथ में वो आधुनिक संसाधन भी काम में लेता है। दूसरे किसान है छत्ताधारी। ये वो किसान हैं जो खेत में तो जाते हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, पर दूसरे लोग खेती करते हैं वहाँ, और उनसे वो खड़े खड़े दिन भर मजदूरी करवाते हैं। और वो भी एक खेती का तरीका है और वो खेती भी अभी प्रदेश में चल रही है। तीसरे हैं बंगलाधारी किसान, जो सवे खेतों पे नहीं जाकर उन्होंने मुनीम रख रखे हैं, बड़ी बड़ी फर्में हैं, और वो मुनीम जाके साइड देख के आते हैं कि दिन में 4 मजदूर लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, और जो भी लेखा जोखा जमा खर्च उनको किसानी से करना होता है वो उससे करते हैं। राजस्थान में लगभग 60% हलदारी किसान हैं, जो लघु और सीमांत की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास मात्र 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है। छत्ताधारी किसान 8 से 10% हैं, जो खेत में जाकर छत्ता लगाए खड़े रहते हैं, और मात्र आधा 1% बंगलाधारी किसान है, जो कहने के लिए दिखावा मात्र है और जो जमा खर्च करते हैं। सभापति महोदय, हम सभी को पता है कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग तरह की है। एक तरफ हमारे पास हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसी जिले हैं, इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़ हैं। एक तरफ हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, सांचौर, पाली, अजमेर, ये पूरा इलाका है। इधर अपन पूर्व की तरफ देखें तो अलवर, भरतपुर। तो ये जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार सब जगह खेती की जाती है। सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसी बजट सत्र में कहा कि अगली बार कृषि का अलग बजट पेश किया जाएगा, जो अपने आप एक नई पहल है और कई हमारे साथियों ने उसका स्वागत भी किया है। सभापति महोदय, खेती के लिए मुख्य रूप से 4-5 बातें मैं सदन को कहना चाहूँगा। पहला है कि हम बरसात के पानी का संरक्षण करें, क्योंकि हमारे सामने जो चुनौती है वो सबसे पहले खेती जब होगी जब आपके घर में उस खेत में पानी होगा। पानी तो पीने के लिए नहीं है। भारत सरकार भी चिंतित है, राज्य सरकार भी चिंतित है, और अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही है पीने के पानी की। तो खेती जब हो, जब पानी हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो, उसके लिए हमारे को खेती के लिए हमारे फार पौंड, पुराने तालाब, हमारी नदियों में जहाँ रुकावट है, इन सब को हम वो करके पानी बचाने का काम करें। और प्रदेश की सरकार इसमें काम कर भी रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में लगातार, मैं पिछली सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उस टाइम के तत्कालीन मंत्री सैनी जी ने बहुत अच्छा काम किया कृषि के क्षेत्र में। मैं उनकी कई योजनाएं देख के आया हूँ। पर वर्तमान सरकार ने फार्म पौंड, डिग्गी ये बनाने का जो काम हाथ में लिया, और पिछली सरकार का जो बकाया था उसको पूरा करने का काम और नई योजनाएं लाके पानी को संचित करने का काम किया, ताकि लोग ड्रिप से और फव्वारा पद्धति का ज़्यादा उपयोग लें, और उससे हमारी जोत भी बढ़ी है। नागर साहब बैठे हैं, इनके दूधू क्षेत्र में पिछले 5-7 साल में काफ़ी जोत बढ़ी है, लोगों को अच्छा मुनाफा हुआ। मैं जाके आया हूँ वहाँ, इधर कैकड़ी, मालपुरा। दूसरा है सिंचाई की उपलब्ध जल सिंचाई का कुलतम उपयोग, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें। तीसरा, किसान की खेती के कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करें। सभापति महोदय, हमारे लिए खेती के लिए
वर्तमान समय में सबसे अहम है। एक जमाना था, और आप तो खुद भी जानते हैं कि सीकर के अंदर बरसात से पहले जब हल चलते थे, एक आधी कोई बारिश हो जाती थी तो ऊँटों से हल जोतते थे, फिर ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टरों से 5-5 जोत करके फिर बिजाई होती थी। पर आधुनिक समय में, वर्तमान समय में नए नए जो संयंत्र आए हैं, जैसे रोटावेटर है, तो आप 5 जोत करो या एक बार रोटावेटर लगाओ, और उस रोटावेटर में एक सीडल और लगा दी। अभी ये नया प्रयोग अभी पंजाब के किसानों ने किया है कि नीचे रोटावेटर चलेगा और पीछे बिजाई होती जाएगी उसी ट्रैक्टर से और उसी मशीन से, ताकि वो 5 जोत जो किसान करता था उसकी जगह वो एक ही जोत में अपना काम चलाए। तो उससे किसान का पैसा भी बचेगा, डीजल का पैसा भी बचेगा, उसकी मेहनत भी कम लगेगी। तो ये जो नवाचार दुनिया में, प्रदेश में, देश में हो रहे हैं, उसको अपनाने का काम किसान करे ताकि उसकी कम लागत में ज़्यादा पैदावार हो सके। चौथा है लागत कम करने के लिए खेती में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सोलर पावर को बढ़ाना। सभापति महोदय, भारत सरकार पैसा दे रही है, राजस्थान सरकार भी उसी रेशों में पैसा खर्च कर रही है, और ये इतना बढ़िया काम है कि हम सबसे ज़्यादा काम यदि हमको आगे जाके करना है तो सोलर पैनल पे करना है, सौर ऊर्जा पे करना है। और सौर ऊर्जा भी आजकल इस तरह के पैनल आ गए हैं सभापति महोदय, आज से 3-4 साल पहले केवल लोग छतों पे लगा के बिजली, लाइट जलाने, पंखा चलाने का काम करते थे। अभी वर्तमान में जो सोलर पैनल आए हैं उसमें कुएं का ट्यूबवेल चलेगा, उसी सोलर पैनल से कुट्टी काटने की मशीन जो पशुओं के लिए चारा काटते हैं वो भी चलेगी, उसी सोलर पैनल से आटा चक्की भी चलेगी, उसी सोलर पैनल से आजकल हमारी माताएं और बहनें छाछ भी मशीन से बनाती है। वो पुराने ज़माने बिलौना वाला है नहीं, तो उसी सोलर पैनल से छाछ की मशीन भी चलेगी। यानी कि उसी सोलर पैनल से 4-5 काम किसान के परिवार में होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि उससे जो बिजली का खर्च आता था उसकी सीधी सीधी बचत होगी, और जितनी भी लागत लगे आने वाले कुछ ही सालों में उस लागत को किसान पूरा करके उसका लंबा उपयोग कर पाएगा। पांचवा है खेती के परंपरागत तरीकों के साथ साथ आधुनिक तकनीकी जैसे ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, मल्च, लो टनल एवं हाइड्रोपोनिक्स खेती को बढ़ावा। सभापति महोदय, ये जो तकनीकियाँ हैं मेरे ख्याल से बहुत से ज़्यादातर मान्य सदस्य जानते हैं, गाँव में आजकल खूब लग रहे हैं। ग्रीन हाउस भी लग रहे हैं, शेड नेट हाउस भी लग रहे हैं, मल्च और लो टनल। सभापति महोदय, ये किसानों के लिए रामबाण सिद्ध हो रहे हैं। अभी सर्दी पड़ी, कड़कड़ाती सर्दी में यदि किसान जागरूक है और समझता है तो लो टनल का काम उपयोग करके वो अपनी फसल को बचा सकता है। और जब मार्केट में अच्छा भाव रहे, क्योंकि सीजन में इतना फर्क हो जाता है सब्जियों में इसमें कि एक बार मार्केट में अचानक सब्जियां एक साथ आ जाती है तो भाव गिर जाते हैं। पर किसान इतना समझदार हो गया है कि वो सर्दी में पहले बीज लगा के और लो टनल से उसको ढक देता है, और जैसे ही थोड़ी गर्मी आती है तो उसको निकाल देता है, तो सब्जी तुरंत तैयार मिलती है और मार्केट में अच्छा भाव मिलता है। इन चीज़ों पे हमको लगातार मेहनत करनी होगी। मैं विभाग की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, ये जितने भी तरीके खेती के हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसान की आय बढ़ेगी। हाइड्रोपोनिक्स एक नया कंसेप्ट आया है विदेश से, और इसकी सबसे पहले जो यूनिट लगी है वो दिल्ली के पास में लगी है। मैं वहाँ जाके आया हूँ। करीबन 16 करोड़ की लागत से 4 एकड़ के अंदर उन्होंने यूनिट लगाई है, नीदरलैंड सरकार की तरफ से। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो 100% पानी की बचत है। उनमें जो पानी भी काम में आता है वो वापस से रिसाइकल होता रहता है, और अपने जो जूट आता है, नारियल का ऊपर वाला छिलका, उसमें पौधे लगा के और वो पानी चलता रहता है और उसमें न्यूट्रिशन वो डालते रहते हैं, और जितना पानी उसको चाहिए उतना वो पौधा ले लेता है। बाकी पानी जैसे उसके नाली से नीचे जाएगा, रिसाइकल होकर दोबारा उसमें आता रहेगा। पर अभी इसकी लागत थोड़ी महंगी है,
अभी हाल ही में डेनमार्क के राजदूत जयपुर आए थे, उन्होंने पशुपालन और इस दोनों पे सीएम साहब से बात करी। मैंने उसमें सुझाव दिया है कि हमारी जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है उसमें दोनों के वो छोटी लागत के मॉडल तैयार करके दें, ताकि हम किसानों को दिखा सकें कि ये भी एक खेती का नया तरीका है। सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में राजस्थान के कृषकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कृषि क्षेत्र में राज्य ने देश में नए आयाम स्थापित किए हैं। राजस्थान में देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन में अपना एक विशेष स्थान रखता है। राज्य में बाजरा, सरसों, पौष्टिक अनाज, गंवार, इसबगोल तथा मेहंदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राज्य दलहन, तिलहन, जीरा, मेथी, लहसुन तथा सौंफ उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। राज्य सोयाबीन, अजवाइन, धनिया तथा मसालों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। हमारे किसान राज्य को कृषि में अग्रणी बनाने की विलक्षण क्षमता रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो विलक्षण क्षमता वाला मामला है, इसमें मैं उन 3 किसानों के नाम कोट करना चाहूँगा जिनको अच्छी खेती और परंपरागत खेती के लिए भारत सरकार ने 2020 में और 2019 में पद्म श्री दिया है। जो राजस्थान के 3 किसान हैं, सुंडाराम वर्मा दातारामगढ़ सीकर के हैं, आप तो शायद जानते होंगे, सीकर जानता हूं, इनको पद्म श्री मिला है। दूसरे हैं हुक्मचंद पाटीदार निवासी मानपुरा झालावाड़, इनको भी पद्म श्री मिला है। और तीसरे फिर सीकर के हैं आपके, और अध्यक्ष महोदय उनका नाम है जगदीश चंद पारिक, वो भी लगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों में जो जागृति आई है और जिसके परिणाम है, अध्यक्ष महोदय, पद्म श्री मिलना कोई छोटी बात नहीं है किसान परिवारों को। और भारत सरकार ने 20 और 19 में दिए हैं। हमारा सपना है कि हमारे प्रदेश का किसान कृषि में नवीन तकनीक अपनाकर खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े। सदन को ये जानकर हर्ष होगा कि कृषि राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग की स्कीम संशोधित बजट प्रावधान में 2111 करोड़ 96 लाख था, जो 2020-21 के संशोधित बजट में बढ़कर रुपये 3646 करोड़ 72 लाख हो गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमारा सपना है कि हमारे प्रदेश का किसान कृषि में नवीन तकनीक अपना खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि कृषि राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। ये वही आंकड़े दोबारा फिर आगे सर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा में वर्तमान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में अब तक 4,295 करोड़ रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान किया गया है, जिसमें गत सरकार के समय के 1,135 करोड़ रुपए के बकाया दायित्व का भी भुगतान किया गया है। योजना में रबी 19-20 तक के समस्त राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया गया है। करीब 2020 में बीमा कंपनियों द्वारा 1,735 करोड़ रुपए की राज्यांश प्रीमियम की मांग के विरुद्ध आज दिनांक तक 980 करोड़ रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया गया है। शेष राज्यांश भुगतान प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनवरी 2019 से अब तक 56,95,000 किसानों को राशि रुपये 8,483 करोड़ के बीमा क्लेम का भुगतान करवाया गया है, जो कि अपने आप में एक नवीन कीर्तिमान है। वर्तमान राज्य सरकार कृषकों के हितों के प्रति पूर्णतया सजग है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 2020-21 में राज्यांश प्रीमियम मद में 2,303.22 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है, जो कि आज तक का सर्वाधिक है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा आज सुबह से माननीय कई सदस्यों ने बात उठाई और सरकार का ध्यान आकर्षण किया कि वर्तमान समय में, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नाम है, ओलावृष्टि हुई है कोटा, बारा, झालावाड़ और जिन जिलों में हुई है,
वहाँ तुरंत प्रभाव से हमने जितनी भी बीमा कंपनियां थी वहाँ के जिलाधीश महोदय, कृषि विभाग के अधिकारियों को कह दिए गए। बार बार ये बात उठी कि पटवारी हड़ताल पे हैं, ये बात सही है, पर उसके अलावा भी हमने व्यवस्था कराई है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नियम बने हुए हैं, जो 72 घंटे का टाइम है, उसमें उनका आकलन होगा और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी हम राजस्व जमा कराएंगे और किसानों को तुरंत राहत देंगे। क्योंकि माननीय कई विधायकों ने चिंता व्यक्त की कि इसको तुरंत लाभ मिलना चाहिए, और ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसीलिए कृषकों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान कराए जाने के उद्देश्य से 2019-20 एवं 2020-21 में कृषक कल्याण कोष से 1750 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए। खरीफ 2018 में बीमित क्षेत्रफल 46,34,000 हेक्टेयर था, जो कि खरीफ 2020 में बढ़कर 73,34,000 हो गया। खरीफ 2019 तथा रबी 2019-20 में राज्य में मोबाइल ऐप के द्वारा 1,49,000 से अधिक फसल कटाई प्रयोग किए गए, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। इससे विवादों में कमी आई तथा समय समय पर किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान सुनिश्चित हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जो प्रक्रिया है जो हमने अपनाई है, इनमें माननीय पाली वाले जो सदस्य हैं, इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ये लगातार भारत सरकार के उसमें रहते हैं। एक नया प्रयोग हमने किया है ताकि इसमें हमको फसल कटाई प्रयोग में काफ़ी लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। इस मौके पर मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा कि खेती करना जिसका काम है, मेहनत उसकी पहचान है। बिना मेहनत के खेती हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, विभाग ने एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 19-20 के बजट में घोषणा की थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर हम किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की दिशा में पहल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विजन को साकार करने के लिए सिंगल विंडो के रूप में एक इंटीग्रेटेड पोर्टल राज किसान साथी विकसित किया गया है। इसमें कृषि उद्यानिकी, कृषि विपणन विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्था आदि शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने काफ़ी